नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में हमारा फोकस है घर खरीदार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेरा की, एक ऐसा टूल जिसने घर खरीदारों को एक नई ताकत दी है, एक नई शक्ति दी है। और रेरा का दंड पैसा रिफंड, क्योंकि बात हो रही है मुंबई के केस की, जहां पर बिना कमिटमेंट सर्टिफिकेट के प्रोजेक्ट को बेचा गया। लंबे वक्त तक कमिटमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला। कमिटमेंट सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी भी डेवलपर को प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए देती है कि हाँ, आप इस पर निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो मिला ही नहीं। और अंततः अब आदेश आया रेरा की तरफ से कि आप पूरे पैसे लौटाइए ग्राहक के 9% ब्याज के साथ, और साथ में 20,000 रुपए जो भी खर्चा हुआ है ये फाइल कंप्लेंट करने का, उन सबके लिए भी लौटाइए। तो एक बड़ा प्रेसिडेंट बनके सामने आया है, क्योंकि रेरा की अक्सर चर्चा होती है कि रेरा लागू तो हो गया है, लेकिन क्या रेरा के पास वो दमखम है, क्या वो ताकत है कि वो घर खरीदारों की वाकई में मदद कर सकता है। और पिछले 6-8 महीने में जब से हम लॉकडाउन में हैं, तमाम चीजें हैं, प्रॉपर्टी मार्केट भी ज्यादा हिला डुला नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट और घर खरीदार तो वहीं के वहीं हैं। और अब जब हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में नंबर्स हमें बता रहे हैं या कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग घर खरीद रहे हैं, तो भाई ऐसे में रेरा तो फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज इसी पर कर रहे हैं अहम चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडाई एमसीएचआई के प्रेसिडेंट दीपक गुड़ादिया साहब, जो कि एक जाने माने डेवलपर भी हैं मुंबई के, इंटीग्रेट लॉ के फाउंडर और रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव साहब, और फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के फाउंडर आलोक वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड़ादिया साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये मामला है मुंबई का और आप एमसीएचआई क्रेडाई के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, क्रेडाई एमसीएचआई के। रेरा का ये फैसला आपको कैसा लगा? घर खरीदार को क्या सही इंसाफ मिला और सही तरीके से फैसला लिया गया, और डेवलपर पे भी जो फाइन हुआ वो सही है? नमस्ते। ओवरऑल ये जो फैसला है क्रेडाई पॉइंट ऑफ व्यू, हम वैसे देखें, इवन रेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत क्लियर है कि जो प्रोजेक्ट के अंदर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है वही प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर होता है, और वही प्रोजेक्ट के अंदर हम रजिस्टर होने से बाद ही माल बेच पाते हैं। तो जो ये केस स्पेसिफिक है, आई हैव नॉट स्टडीड वो केस के बारे में, पर रेरा 2017 से लागू हुआ। 2017 के बाद में कोई भी प्रोजेक्ट हमारे डेवलपर ने मुंबई में, एमएमआर में, या इवन पूरे भारत में कोई भी प्रोजेक्ट है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बगैर हम बुकिंग रेरा में रजिस्टर ही नहीं कर सकते हैं। रेरा में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं तो काम शुरू नहीं कर पाते हैं या बुकिंग शुरू नहीं कर पाते हैं। तो लॉ, रेरा का कानून बहुत ही क्लियर है, और उस तरह से ये जो है मामला, उस हिसाब से ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के अंदर में ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू कोई इसमें दिक्कत या इश्यू नहीं आएगी जब से रेरा लागू हुआ है वो। जी, तो यहां पर सही बात है, आप सही टेक्निकल पॉइंट उठा रहे हैं। वेंकट राव साहब, एक प्रोजेक्ट जो कि रेरा रजिस्टर्ड है या रेरा में जिसका फैसला होता है, ये कैसे है कि उसके पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ही नहीं था? वेंकट जी। हेलो जी वेंकट जी बोलिए। हेलो, हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं वेंकट साहब? वेंकट साहब, आप अनम्यूट कर दीजिए, आपका जो ऑडियो है वो म्यूट है। हेलो हेलो, जी जी जी, आई एम सॉरी। नमस्कार विपिन जी, देखिए, जहां तक रेरा का सवाल है, रेरा का रजिस्ट्रेशन का शुरुआत ही तब से होता है जब सारे लोकल लॉस के तहत आपके पास अप्रूवल्स इन प्लेस हो, यानी कि इंक्लूडिंग कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हो, तभी एक जो डेवलपर है वो अपना प्रोजेक्ट कमेंस कर सकता है और उसको आगे जाके बेच सकता है। अगर लोकल लॉस के तहत कोई प्रोजेक्ट में अगर पूरी तरह अप्रूवल्स नहीं है, तो नेचुरली रेरा रजिस्ट्रेशन होना अपने आप में एक जो है एक क्वेश्चन मार्क रहता है। इवन अगर कोई रेरा रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो डेफिनेटली उसमें ये बात है कि बगैर लोकल लॉस के कंप्लीट अगर नहीं होता है तो सेक्शन 7 के तहत और अदरवाइज 18 के तहत भी आपके पास राइट है कि उसका पूरा का पूरा पैसा जो है रिफंड कराया जाए। और मेरे ख्याल से ये जो महारेरा का फैसला है वो महत्वपूर्ण है, टू द एक्सटेंट दैट यस इट इज अ केस स्पेसिफिक, बट ऐसे जितने भी एक तरीके से मैं कहूँ इनकम्प्लीट अप्रूवल्स के सामने आ जाते हैं केसेस, उनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है।
आलोक जी भी हमारे साथ हैं। आलोक साहब, कैसी आप, क्योंकि इन तमाम चीजों से जुड़ते रहते हैं, कई घर खरीदार आपसे लगातार संपर्क में रहते हैं और आप रेरा की बात कर रहे हैं, तो हम आज ऑल इंडिया बेसिस पे बात कर रहे हैं। मामला जरूर ये मुंबई का है स्पेसिफिक, लेकिन आप ये बताइए कि कितने ऐसे ग्राहक होते हैं जहां इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है नहीं, फिर भी माल बिक गया, अब आप परेशान हो रहे हैं, आप रेरा में जा रहे हैं, जो भी है। विपिन, आपके साथ मैं कई बार रेरा के ऊपर शो पहले भी कर चुका हूं, और जब रेरा आ रहा था तो आपको याद होगा हम लोग जब शो करते तो हम लोग की उम्मीद कितनी ज़्यादा थी रेरा से जी, और लगता था कि रेरा के आने के बाद वाकई कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और बायर्स के लिए एक ऐसी संस्था खुल गई है जिससे लोगों को राहत तो कम से कम ज़रूर मिलेगी। और क्योंकि इस सेक्टर में इतना बड़ा, इतने ज़्यादा लोग परेशान थे कि उनको लगता था कि रेरा से उनकी राह ज़रूर आसान हो जाने वाली है। लेकिन रेरा के 3 साल हो गए हैं और अभी रेरा चेयरमैन यूपी के साथ भी हम लोग की मीटिंग थी। मैं खुद रेरा कंसलेशन कमेटी यूपी में मेंबर भी हूँ। लेकिन इतनी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ रेरा को लेके, रेरा के रिजल्ट को लेके। ठीक है, बॉम्बे में बहुत अच्छी पहल रही, कुछ लोगों को राहत मिल गई, लेकिन यहाँ तो आप, मेरे पास आरटीआई है रेरा का, इसको कई अखबारों ने लिखा भी है। इसमें करीब करीब 28,000 केसेस रेरा के पास आई और रेरा ने 21,200 केसेस रेरा ने उस शिकायत को निस्तारण किया। लेकिन 21,200 में अगर आप देखने जाओगे तो मैक्सिमम केसेस जो हैं उसके रिजल्ट 0 हैं, और थोड़े बहुत नहीं, मैं करीब करीब 70% केसेस की बात कर रहा हूँ जिसके रिजल्ट 0 हैं, जो बायर रिजल्ट लेकर यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भैया मेरा रिजल्ट कुछ तो आओ, कुछ तो डेवलपर मेरा रिजल्ट मानो, रेरा का ऑर्डर लेके हम कहाँ जाएं, क्या करें। करीब करीब आप आरसी, जिसको कहते हैं रिकवरी चालान, यहाँ इशू किए जाते हैं हमारे रेरा के द्वारा, क्योंकि भाई अगर बिल्डर पैसा नहीं देता है, नहीं मानता है, तो रेरा पेनाल्टी लगाती है, रिकवरी चालान इशू करवाती है। उसको लेके आप डीएम ऑफिस का चक्कर लगाते रहो और पैर वो घसीटते रहो, तहसीलदार के चक्कर में लगे रहो। मैंने पता किया, जब मेरे पास रिजल्ट आया 2177 2177 आरसी इशू की गए हैं रेरा अथॉरिटी यूपी के द्वारा, और केवल 353 में वसूली हो पाई है। धनराशि की जो वसूली होती है वो 353, मतलब आप समझ सकते हो कि 2100 में 353 केवल लोगों को उनके पैसे मिल पाए आरसी इशू होने के बाद। जी जी, तो आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कि एक आदमी ऐसे ही परेशान है और उसके बाद वो ऑर्डर लेके चक्कर लगाता रहे डीएम ऑफिस पे, तहसीलदार को वहाँ भी ब्राइब देना पड़े, उसके बाद जाके वहाँ से एक्शन की प्रक्रिया हो। नहीं, सही है। तो ऐसी प्रक्रिया में उलझते जा रहे हैं हम लोग। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या रेरा होने के बावजूद भी घर खरीदार को वो ताकत, वो शक्ति नहीं मिली है? बस ये है कि उसके लिए एक चक्कर और बढ़ गया है, कुछ एक फैसले आ रहे हैं, लेकिन इन जनरल, इन मास चीजें उतनी अच्छी नहीं है। दीपक जी, अब क्योंकि रेरा थोड़ा स्टेट वाइज सब्जेक्ट है, कहीं का रेरा मजबूत है, जैसे खुशकिस्मती कहें इसको कि महाराष्ट्र रेरा अपने आप में सबसे मजबूत माना जाता है। दिल्ली का हाल थोड़ा यहां पर बताया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भी शिकायतें, गुजरात में तो हमने देखा कि कोई एक पब्लिक लिटिगेशन लगा और उसके बाद अब जाके जो अथॉरिटी के ऊपर जो काउंसिल होती है एग्जीक्यूशन, वो अब जाके बनी है वहां पे इंडिपेंडेंट गुजरात के अंदर। तो जहां तक महाराष्ट्र की बात है और ये जो फैसला भी आया है, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र रेरा इस समय देश में कम से कम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है और उसको बाकी लोगों को फॉलो करना चाहिए? यहां पर भी हालत अच्छी नहीं है? अभी 2017 में रेरा एक्ट इंप्लीमेंट करने का शुरू हुआ, यहीं पे चेयरमैन पहले अनाउंस हुए, चेयरमैन के साथ में उनके रूल्स रेगुलेशन अनाउंस हुए, मई महीने से इफेक्टिव हुआ 2017 से, और रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर करने की डेट अनाउंस हुई। हमारे चेयरमैन और सब जो महाराष्ट्र में जो कमेटी और टीम जो अपॉइंट की गई थी, काफी एफिशिएंटली उन्होंने काम किया। अभी पूरी वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस था, 2 महीने के अंदर जून एंड तक करने का जब प्रोसेस था। सो इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग। हम सब सोच रहे थे कि इतना शॉर्ट टाइम के अंदर इतने सारे पूरे महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट रजिस्टर करने का ऑनलाइन, और उसमें से अप्रूव करा के उसमें से रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यू कराना। तो जिस तरह से महारेरा ने काम किया है वो
काफी प्रशंसनीय काम है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है महारेरा का। उनके बाद में भी जो कमिटी के साथ में जो अपीलेट अथॉरिटी और सब आगे का प्रोसेस भी जो फाइनल हुआ, और जो रजिस्ट्रेशन के साथ में उनके ऑनलाइन हियरिंग और सब जो चल रहा है, तो महारेरा आज के तारीख में पूरे भारत में वन ऑफ द कोर ट्रेंड सेटर जैसा है कि महारेरा के हिसाब से पूरे अलग अलग स्टेट उसको एडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो महारेरा मुंबई महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू वी आर फॉर्चुनेट कि अथॉरिटी काफी प्रोएक्टिवली काम कर रही है और उसके ग्राहक को काफी उसकी सुविधा और उसका फायदा मिल रहा है। ग्रेट वेंकट साहब, तो जैसा महारेरा की बात है और हम सुनते जानते भी हैं, इसलिए ये बात बोल भी रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो रेस्ट ऑफ द इंडिया एक बेहतर काम हो रहा है। एक वानगी अभी आपने जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो देखिए, और पहले भी कई ऐसे निर्णय आए हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में इतना ठंडापन क्यों है इसे लेकर? विपिन जी देखिए, एक तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा आलोक जी से इस बात से डिफर करता हूं। पहली बात ये है कि हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि कभी भी रेगुलेटर आएगा और अगले कुछ ही समय में 6 महीने, साल भर या 2 साल में, 3 साल में भी अगर आप समझे इतना बड़ा लार्ज सेक्टर को रेगुलेट करना, और वो जो कि स्टेट सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो आप इम्पॉसिबल है कुछ आप इमीडिएटली एक मैजिक वैंड की तरह होना। अब जहां तक यूपी की बात, क्योंकि जिक्र उठी है तो मैं यूपी की बात भी क्लियर कर दूं। अभी हम कुछ बात कर रहे थे कि 28,000 के करीब मैटर्स जो है रेरा में आई हैं, और उसमें से 21-22,000 के करीब कुछ फिगर बता रहे थे आलोक जी की वो ऑर्डर्स, फाइनल ऑर्डर्स जो है पास हुए हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूं कि अगर आप इसके डिस्पोजल रेट को देखेंगे किसी और कोर्ट से, तो पहला तो आदमी लिटिगेशन करे, और लिटिगेशन में फैसला आने में कई साल लग जाते थे पहले। तो कम से कम आज एक कोर्ट का फैसला, चाहे आप ड्यू रेस्पेक्ट टू कंज्यूमर कोर्ट्स आल्सो, क्योंकि काफी सारे उनके यहाँ वर्कलोड बढ़ गया था कंज्यूमर कोर्ट्स में भी, तो इसलिए कई जगह पे कोई फोरम नहीं था एक्सक्लूसिवली फॉर रियल एस्टेट लिटिगेंट्स के लिए, और ये एक फोरम कम से कम एक लेवल पहुंचा के आपको एक कोर्ट का ऑर्डर हाथ में है। अब बात आती है उसकी एग्जीक्यूशन की। अगर आप एग्जीक्यूशन का परसेंटेज देखेंगे डिस्पोजल का, यस, वहां पे मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा बहुत तकलीफें हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं है, प्लस कुछ इस तरीके से प्रावधान भी है कि जो डायरेक्टली कई जगहों पे रेरा कर नहीं पा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा स्लो डाउन है एग्जीक्यूशन में। बट वहां पे भी इवन इन रेरा यूपी ऑल्सो ऑफ लेट आप देख रहे हैं कि उन लोगों का एक कंप्लायंस पोर्टल अलग से बना हुआ है, जिसमें वो हर डेवलपर को बुला के उनके ऑर्डर्स की कंप्लायंसेस की स्टेटस ले रहे हैं, और उन पर अलग तरीके के पेनल्टीज का एक प्रावधान शुरू करके, एक प्रोसीजर शुरू करके पेनल्टीज भी लगाना शुरू कर चुके हैं। तो एक मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है। एक तो कई समय से जो नहीं हुआ है वो अब हो रहा है, वो मेरे ख्याल से हम लोगों को अभी भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, सपोर्ट तो है, रेरा को सपोर्ट तो है, लेकिन ये है कि हाँ, घर खरीदार की यहाँ एक उम्मीद जगती है, और उस उम्मीद पर अथॉरिटी कितना खरा उतरती है वो वक्त वक्त पे जो फैसले आते हैं उनसे हमें पता लगता है, और जो बायर रिप्रेजेंटेशन है उससे भी हमें पता लगता है। और वो एक लेवल हमेशा रहेगा कि कुछ शिकायतें दोनों तरफ रहेंगी कि ये कम हुआ उतना ज्यादा, लेकिन क्या बड़ा परिवर्तन आया और क्या डेवलपर कम्युनिटी में भी वो जिम्मेदारी आई है, इन सभी सवालों का जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कंज्यूमर अड्डा में हम अपने अंतिम चरण में थोड़ा क्विकली आंसर चाहूंगा आप लोगों से, समय थोड़ा कम रहेगा, तो मैं आलोक जी के पास जाऊं उससे पहले दीपक जी मुझे बताइए कि रेरा आने के बाद डेवलपर साइड में क्या उस तरीके से आप देखते हैं कि डेवलपर्स के अंदर एक जिम्मेदारी बढ़ी है, एक हद तक का डर आया कि नहीं भाई अगर ये गलत किया तो प्रॉब्लम होगा, बाद में और कानूनी पचड़े पड़ेंगे, तो आप देख रहे हैं कि डेवलपर कम्युनिटी एक हद तक जिम्मेदार हुई है, एटलीस्ट जो बढ़िया ए ग्रेड के या बी ग्रेड के डेवलपर है, मैं बहुत नीचे वाले डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा। सॉरी, रेरा आने के बाद में डेवलपर कम्युनिटी मुंबई, एमएमआर और महाराष्ट्र में देखते हैं, इवन पूरे इंडिया में डिसिप्लिन हुई है 100%। जो रेरा कानून के हिसाब से विदाउट रजिस्ट्रेशन हम कोई भी प्रोजेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना हो तो पूरी परमिशंस चाहिए, जैसे अभी वेंकट जी ने बताया कि विदाउट परमिशन वी कैन नॉट रजिस्टर। तो जो पूरी परमिशन विद कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हो, जो प्रोजेक्ट को जो बांधकाम चालू करने के लिए जो पत्र हो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, उसके बगैर हम चालू काम नहीं शुरू कर सकते हैं। अभी हमारे जो कलेक्शंस भी आते हैं तो कलेक्शन भी 70-30 के हिसाब से अकाउंट में मॉनिटर होते हैं, उसमें कंट्रोल रहता है
और वो बैंक हमें 30% ही विड्रॉल अलाउ करती है, पूरा 70% पैसा प्रोजेक्ट के पीछे ही जाता है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आई है, पहला अप्रूवल की डिसीजन आई, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आई, उसकी वजह से प्रोजेक्ट के पीछे जो फंडिंग चाहिए वो फंडिंग प्रोजेक्ट के अंदर ही लगने का 100% रहता है, और वो प्रोजेक्ट उस हिसाब से काम आगे बढ़ाएगा, और प्रोजेक्ट में पैसे जाने से प्रोजेक्ट शेड्यूल के टाइम के हिसाब से आगे कंप्लीट भी हो पाएगा। तो ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनको एक तो अवेलेबल परमिशंस ऑनलाइन मिलती है हमारी, तो उनको ट्रांसपेरेंसी है कि भाई ये परमिशंस जो बिल्डर बात कर रहा है, जमीन के टाइटल की परमिशन, अप्रूवल की परमिशंस, और दूसरी भी जो भी परमिशन इंक्लूडिंग कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, क्या अवेलेबल स्टॉक ग्राहक जो हम लोग बेच रहे हैं बिल्डर, तो रेरा कारपेट एरिया के हिसाब से जो बेचना है तो वो भी सब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है। यहाँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है, आलोक जी मुझे ये बताइए कि देखिए मैं मान रहा हूं शिकायतें हैं, कमियां हैं, दिक्कतें हैं, धीरे धीरे ये बिल्टअप होगा, लेकिन जितनी चीजें हुई हैं क्या उससे एक बड़ा परिवर्तन नहीं आया, एक फेयरनेस नहीं आई, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं आई? विपिन इसमें कोई दो राय नहीं, दीपक सर की बात बहुत हद तक सही है। हम लोग भी इस बात को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि अब जो फ्रॉड टाइप के बिल्डर जो पहले आ जाते थे वो अब नहीं आ रहे हैं। अब जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो वाकई सब कागज़ के साथ आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी दिख रही है। बायर्स के लिए एक ऑप्शन रहता है कि भैया अगर दिक्कतें दिख रही हैं तो आप रेरा में जाके या रेरा के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ कि रेरा, हम लोग खुद रेरा के साथ जुड़े हुए थे, अपन रेरा के लिए बहुत फाइट किए, रेरा के लिए पार्लियामेंट में गए, रेरा के लिए वेंकैया नायडू जी से मिलता रहा, राहुल गांधी से मिलता रहा, सब कुछ किया, लेकिन रेरा को जो तीथ देना था ना, मैं मतलब रेरा के ऑफिसर्स कहते हैं इस बात को कि हमें तो भाई वो दांत ही नहीं दिया, जो तीथ नहीं दिया। रेरा के ऑर्डर जो अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो एक तरह से बिल्डर भी है कई सारे प्रोजेक्ट में, वो उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। आप बताओ कि भाई हमें सरकार की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उस ऑर्डर को, रेरा के ऑर्डर को नहीं तैयार है इम्प्लीमेंट करने को। करेक्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्विक कमेंट ले लेता हूँ। आलोक जी अच्छा पॉइंट उठाया आपने। वेंकट साहब, ये कि आपने एक बढ़िया अथॉरिटी बनाई, लेकिन जब तक उसको धार नहीं देंगे, जब तक उसको तीखे दांत नहीं देंगे, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। विपिन जी आपकी बात ठीक है, दांत तो है, थोड़े तीखे होने जरूरी है। इसका क्या है कि यस, अमेंडमेंट के लिए जैसे मैं अक्सर कहता हूं हर फोरम पे कि आईबीसी जितना डायनामिकली अमेंडमेंट्स आते रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ इसमें क्योंकि 3 साल हुआ है, अमेंडमेंट जरूरी है। कहीं पे जहां पे लैकिंग है, जहां कंफ्यूजन है, वो निकाले जाए और टीथ फर्दर शार्पन किया जाए, अगर आपके भाषा में कहे तो मेरे ख्याल से उसकी जरूरत जरूर है। राइट। तो चलिए, मतलब कुल मिला के आज हम एक बड़े डिसीजन के कारण यहां पर ये चर्चा कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारी कमियां भी हैं, ग्राहकों की शिकायत अभी भी जारी है, शायद सबको लास्ट माइल जिसे अप्रोच कहते हैं उसे होने में वक्त लगेगा, टीथ शार्प करने, वो भी बात सामने आती है। लेकिन 2-3 साल का वक्त बीता, उम्मीद करते हैं कि शायद 1-2 साल में, और अक्रॉस द स्टेट, ऐसा नहीं कि एक स्टेट में अच्छा हो गया बाकी का ढीला पड़ा हुआ है मामला, कहीं अथॉरिटी नहीं, कहीं अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जिसमें हम ये देखें कि समान रूप से पूरे देश में बिल्डर को और उसके साथ जो बायर जुड़ा है उसे कॉन्फिडेंस आए कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो रेरा मेरे साथ खड़ा है और मेरा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। तो फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाजत लेंगे आपसे फिलहाल के लिए, नमस्कार।